क्या कोई कातिल पुलिस को 15 साल तक घुमा सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक कातिल अपनी पत्नी की हत्या करता है और उसके बाद वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भागता है। उसके बाद पुलिस उसके पूरे परिवार को थाने बुलाती है और जेल भेजती है। और करीब उसके रिश्तेदार 4,000 रिश्तेदार जो उसके दोस्त रिश्तेदार सबके मोबाइल सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। 5 राज्य बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, क्राइम ब्रांच इनकी खाक 15 साल तक छानती रहती है। 1 लाख का इनाम उस पर रखा जाता है। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर बनाते हैं कि किसी भी तरीके से इस अपराधी को, इस कातिल को जेल के अंदर भेजा जाए। लेकिन 15 साल तक वो अहमदाबाद पुलिस के हाथ नहीं आता। और किस तरह फिर एक बिल्कुल मामूली और बिल्कुल छोटी सी चूक से वो पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। कहानी है 23 अक्टूबर 2018, बेंगलुरु। वहां पर एक कंपनी और एक एम्प्लॉय वहां पर काम करते हुए होते हैं। और करीब रात के 11:45 पर उनके केबिन में रिसेप्शन से एक फोन आता है और उनको बताया जाता है कि 2 आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब उसको बड़ी हैरानी होती है कि रात के 11:45 मुझसे ऑफिस के अंदर कौन मिलने के लिए आएगा। लेकिन कई बार जो उसके दोस्त थे वो वहां पर आते रहते थे, तो उसको लगता है कि कहीं मेरे कोई दोस्त ही होंगे। और वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है और वहां पर जाकर पता करता है कौन है जो मुझसे मिलने के लिए आया है। तो उसको बताते हैं कि वो वेटिंग रूम में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो व्यक्ति वेटिंग रूम में जाता है और वहां पर हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 2 व्यक्ति बैठे हैं। और जैसे ही ये व्यक्ति उस वेटिंग रूम के अंदर एंट्री करता है, दोनों व्यक्ति उठते हैं और बड़ी गर्मजोशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। ये सुनते ही जैसे उसको सांप सूंघ जाता है, काटो तो खून नहीं। क्योंकि पिछले करीब 15 साल से आज तक उसको किसी ने भी तरुण के नाम से नहीं पुकारा था। पूरी कंपनी में सबको पता था इसका नाम परवीन भटेले है। और ये 2 व्यक्ति इतने लंबे अरसे बाद, करीब 15 साल बाद उसको तरुण के नाम से पुकार रहे थे। और ये नाम सुनकर एक तरीके से वो घबरा जाता है और करीब बेहोशी की हालत में, ठंडा पसीना उसके माथे पर। और अब उसका हाथ सामने वाले व्यक्ति के हाथ में था, क्योंकि उसने हेलो मिस्टर तरुण बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। और जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। अब वो सामने वाला व्यक्ति इसके हाथ की उंगलियों को टटोलता है और वो टटोलने में उसको पता चलता है कि एक उंगली उसकी टूटी हुई है। और जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को ये कंफर्म होता है कि उसकी एक उंगली टूटी हुई है, तो दूसरा शब्द उसका ये होता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चलो अब अहमदाबाद चलते हैं। अब ये सुनते ही उस व्यक्ति को ये यकीन हो जाता है कि अब वाकई में ही खेल खत्म हो चुका है और तुम पकड़े जा चुके हो। करीब 15 साल तक 5 राज्य तक क्राइम ब्रांच पुलिस इसके लिए खाक छानती है। 4,000 मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा के रखती है। और पूरे परिवार और मुख्यमंत्री का प्रेशर, 1 लाख का इनाम, और ऑफिसर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये हाथ नहीं आता। अब इसको पुलिस बाहर लेकर आती है, तो वहां पर जो बेंगलुरु की लोकल पुलिस थी उसकी जीप खड़ी है और ये दोनों व्यक्ति क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। उसके बाद ये रात को अपने डीसीपी अहमदाबाद को एक मैसेज लिखते हैं और उस मैसेज में लिखा जाता है, गॉट इट। 23 अक्टूबर 2018 को इसको गिरफ्तार करा जाता है और 24 अक्टूबर 2018 को वहां से फ्लाइट के माध्यम से इसको क्राइम ब्रांच पुलिस लेकर अहमदाबाद आ जाती है। अहमदाबाद आने के बाद ये कहानी का था एक पहलू। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस व्यक्ति का नाम था तरुण धनराज। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, पिता को लगता है छोटे बेटे की शादी कर देते हैं। और क्योंकि इनका निकाल केरल से था और ये केरल से अलग अलग जगह होते हुए अहमदाबाद आकर बस जाते हैं। अब जो शादी करनी है तो हर आदमी अपनी तरफ का ही परिवार ढूंढता है। तो इनको एक परिवार मिलता है जो वो भी केरल से ही अहमदाबाद आया हुआ था। लड़की का नाम था सजनी और वो बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। और ये जो लड़का था तरुण,
ये पीटी मास्टर था। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। दिसंबर 2002 में दोनों के माता पिता इन दोनों की शादी कराते हैं और जिंदगी इनकी ठीक ठाक चल रही है। अब क्योंकि ये अपने माता पिता से अलग इसको लेकर रहता है, तरुण और सजनी अलग रहते हैं, तो जो इनका मकान था तो थोड़ा अलग मोहल्ले में थोड़ा अलग था, जो कॉलोनी थी। तो जब भी ये तरुण कहीं पर जाता था, क्योंकि ये जो वॉलीबॉल है उसका कोच था और पीटी मास्टर था, और वॉलीबॉल में ही इसकी उंगली, क्योंकि हाथ ऐसे करके वॉलीबॉल खेला जाता है, उसमें इसकी उंगली, एक उंगली टूट जाती है। अब कई बार जो टूर्नामेंट होते हैं अलग अलग शहरों में और अलग अलग जगह पर होते हैं, तो इसको बार बार अपने घर से अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। तो ये अपनी पत्नी सजनी को इस चीज़ की ताकीद कर कर रखता है कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो तुम अपने माता पिता के घर पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चोर और चोरी करने के लिए आते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, घर पर अकेली महिला ठीक नहीं है। और वो हमेशा यही होता था, जब भी तरुण धनराज कहीं बाहर जाता था खेलने के लिए या किसी भी काम से, तो अपनी पत्नी सजनी को वो अपनी ससुराल में, यानी कि सजनी के माता पिता के पास छोड़कर ही जाता था। शादी 2002 में होती है दिसंबर में। अब महीना आ जाता है फरवरी का। 5 फरवरी को सजनी अपने पिता को फ़ोन करती है और बताती है कि मेरी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और तुम मुझे 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। अब पिता को 500 रुपये की तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन उसको लगता है कि क्या मामूली 500 रुपये के लिए मुझे मेरी बेटी फ़ोन कर रही है, और वो उनको थोड़ा डाउट होता है अपने दामाद पर, और वो अपनी बेटी सजनी से पता करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक भी है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं दामाद आपको पैसे ना देते हो। तो कहती है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हर बेटी ये चाहती है कि वो माँ बाप को अपनी सारी बात ना बताए, उनको तकलीफ होगी। तो शायद यही सोचकर सजनी अपने पिता को ये बात नहीं बताती और वो 500 रुपये पेट्रोल के उनसे मंगाती है और पेट्रोल भराती है। 14 फरवरी 2003 को सजनी की बात उसकी बड़ी बहन से होती है और सब हाल चाल पूछने के लिए बात होती है, और वो बताती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्योंकि 14 फरवरी 2003 में बात हो रही है और वो भी शाम को करीब 7:30 बजे, तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही उससे बात होकर ख़त्म होती है, तो करीब घंटे 2 घंटे बाद अचानक से तरुण का फ़ोन सजनी के पिता के पास पहुंचता है और वो बताता है कि आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि सजनी की हालत बहुत ख़राब है। अब ये सुनकर बड़ी बहन को एक बार को यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि अभी तो मेरी उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक ठाक था, और अभी हॉस्पिटल का क्या ऐसा मैटर है। लेकिन पूरा परिवार उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जो तरुण ने बताया था, और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है और उसके गले पर नीले निशान है, यानी कि उसी के रुपट्टे से उसका किसी ने गला घोंट दिया था। पुलिस को फ़ोन करते हैं डॉक्टर, और पुलिस मौका हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहाँ पर जाकर वो निशान पुलिस देखती है, और पुलिस को भी लगता है कि हत्या का मामला है, और वो तरुण से इस चीज़ की पूछताछ करती है। तो तरुण बताता है कि वहाँ पर चोरी चकारी होती रहती हैं और कोई चोर लूटने के लिए आए होंगे, और उन्होंने ही मेरी पत्नी सजनी की हत्या कर दी। खैर, अब माहौल थोड़ा गमगीन था, पुलिस से ज़्यादा पूछताछ कर नहीं सकती थी, तो जो भी सरसरी पूछताछ पुलिस ने उससे की, और उसके बाद थोड़ी देर में तरुण की भी तबीयत खराब हो जाती है, और वहीं पर तरुण को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद सजनी की जो बॉडी थी वो उनको सापुर्द की जाती है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, और इधर तरुण हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। 2-4 सवाल पुलिस उससे पता करती है कि ना ही तुम्हारे घर की तरफ कोई गया है, और ना ही कोई आया है, और ना ही किसी ने देखा है, और ना ही कोई ऐसी चोरी हुई है कि तुम्हारा कोई सामान बिखरा हुआ हो। 4-5 सवाल उससे पुलिस पता करती है, जिससे तरुण को लगता है कि तू इनके पुलिस को जवाब दे नहीं पाएगा। और जैसे ही पुलिस उससे हॉस्पिटल से सारे सवाल पूछकर अपने थाने की तरफ जाती है, इधर तरुण हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है कि तरुण हॉस्पिटल से भाग चुका है, तो पुलिस को काटो तो खून नहीं, इस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। उसको पुलिस ने बिना किसी हवलदार के, बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी हथकड़ी के हॉस्पिटल में ऐसे ही खुला कैसे छोड़ दिया? क्योंकि जब पुलिस खुद ही उससे सारे सवाल पूछ रही है कि कोई ना आया है ना गया है, और दुपट्टे से उसका गला घोटा गया है, और घर में भी सिर्फ ये 2 ही व्यक्ति हैं, तो उसके ऊपर पुलिस को उसको हथकड़ी लगाकर जो बेड होता है उस पर बांधना चाहिए था, या वहाँ पर पुलिस की कोई ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पुलिस की कहीं ना कहीं चूक थी, जिसका पुलिस को खामियाजा भरना पड़ता है। जो बड़े आला अधिकारी हैं उनकी डांट पड़ती है, और ऊपर से जो सजनी के परिवार वाले थे वो पुलिस पर मिली भगत का इल्ज़ाम लगाते हैं, और पुलिस कहीं ना कहीं घेरे में आ जाती है। अब क्योंकि वो तो भाग ही चुका था,
और पुलिस को लगता है कि उसके परिवार वाले उसके साथ मिले हुए होंगे, और पुलिस उसके माता पिता भाई बहन सबको गिरफ्तार करती है और उन पर कुछ धाराएं लगाती है, उनको जेल भी होती है और उसके बाद जेल से उनकी जमानत होती है। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा हाथ में आता नहीं है। अब पुलिस जितने भी उसके रिश्तेदार थे वहाँ पर दबिश डालती है, और केरल में जहाँ जहाँ भी पुलिस को पता चलता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर पूरा दबाव था। और इसी बीच उसको पता लगता है कि तरुण की कोई गर्लफ्रेंड है। तरुण की जो गर्लफ्रेंड थी, जब उससे पुलिस पता करती है तो पुलिस वो बताती है कि वो मेरे पास आया था, लेकिन जब मुझे पता चल चुका है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या करी है, क्योंकि कत्ल की बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी और मुझे पता चल चुका था उसकी हत्या हो चुकी है, और हत्या के फ़ौरन बाद वो मेरे पास आकर मुझे शादी के लिए ऑफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब ये था कि हत्या उसी ने की है। और मैंने उससे कहा कि मुझे कातिल से शादी नहीं करनी है और तुम एक कातिल हो, तुमने अपने पत्नी का कत्ल किया है। और मेरे पास से वो मायूस होकर चला गया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि पूरे परिवार को भी उससे पूछताछ कर ली है और प्रेमिका से भी पता कर लिया है, और अब उसका कोई भी सुराग पुलिस के हाथ में था नहीं। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा कर रखती है, लेकिन वही होता है, जब केस करंट में चल रहा है उस वक्त पुलिस पूरी ताकत लगाती है और धीरे धीरे जो पुलिस का जोश है वो ठंडा होता चला जाता है। तो 2003 से 2004 आता है, 5 आता है और फिर 2006 आता है। यहाँ पर सजनी के घर वाले आपस में ये मशवरा करते हैं, मीटिंग करते हैं कि क्यों ना हम जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे जाकर मिले। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। पूरा परिवार नरेंद्र मोदी जी से वक्त लेता है और मुख्यमंत्री उनको वक्त देते हैं, और वो जाकर पूरा का पूरा घटनाक्रम मोदी जी के सामने रखते हैं। मोदी जी तत्काल प्रभाव से जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनको इस चीज़ का आदेश देते हैं कि किसी भी तरीके से इस कातिल को पकड़ा जाए। एक बेगुनाह एक मासूम महिला का कत्ल करके अगर हत्यारे से खुले घूमेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, और पुलिस पर सब उंगली उठाएंगे। और यहाँ पर पुलिस फौरन आनन फानन में 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित करती है, और सारी चीज़ें फिर दोबारा चेक करती हैं, दोबारा से फाइल खोली जाती है। उसके बाद फिर से इसके घर वालों को और जो भी इसके दोस्त थे उनसे मिला जाता है, लेकिन जो भी वही ढाक के 3 पात वाला मामला रहता है, पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस फिर उसकी जो महिला मित्र थी, जो उसकी प्रेमिका थी, पुलिस उसके पास जाती है और कहती है कि देखो अब 3 साल गुजर चुके हैं, तो क्या तुम्हारी उससे कोई ऐसी बात हुई या तुम्हें कोई उसका कोई ऐसा संदेश मिला? तो बताती है कि मुझे उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अब फिर वक्त ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता रहता है। अब 2006 में ये इनाम रखे थे, करीब 4000 जो इसके रिश्तेदार थे उनके मोबाइलों को, उनके फ़ोन को, लैंडलाइन को, उनके ऑफिस के नंबरों को पुलिस सर्विलांस पे लगाती है। और 5 जो राज्य थे उनके अंदर जो क्राइम ब्रांच और पुलिस एक तरीके से अ, खाक छानती रहती है, लेकिन इसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। समझ में पुलिस को ये नहीं आ रहा था कि गया कहाँ, इसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और इसका दूर दूर तक पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। 1 लाख का इनाम भी है और मुख्यमंत्री तक के आदेश हैं, किसी तरह की कोई ढील नहीं बरती जा रही, लेकिन इसका कुछ भी पुलिस को सुराग नहीं मिलता। और फिर वही होता है, साल दर साल गुजरते रहते हैं और नए नए अधिकारी थाने में आते हैं और सब उसकी फाइल को देखते हैं, स्टेटस पता करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर गर्मजोशी होती है और उसके बाद फिर मामला ठंडा। तो 2003 में ये सारी चीज़ें हुई थी, और धीरे धीरे गुजरते गुजरते 2016 आ जाता है। 2016 में अब पुलिस फिर एक्टिवेट होती है। अब क्योंकि जो मोबाइल नंबर थे और फ़ोन थे सर्विलांस पे ऐसे के ऐसे ही लगे हुए थे और पुलिस के मुखबिर एक्टिवेट थे, लेकिन इसका कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर फिर से उस प्रेमिका के पास जाते हैं जो उसकी महिला मित्र थी, और उससे पता करते हैं कि हमें उसके परिवार से, जो उसका भाई है, उसकी बहनें हैं, उसकी माता है, उनसे हमें कुछ पता चल नहीं रहा है। एक तुम ही हमारे लिए ऐसी हो कि शायद तुम्हें कुछ उसकी जानकारी मिले और तुम हमें बताओ। यहाँ पर एक ये जो महिला एक चौंकाने वाली बात पुलिस को बताती है, और वो कहती है कि मेरे कुछ दोस्त थे जो दिल्ली में थे, उन्होंने उसको देखा है एक मॉल के अंदर शॉपिंग करते हुए, या तो वही था या बिल्कुल उसके जैसा ही कोई आदमी था। अब पुलिस को ये बात सुनकर इस बात का एहसास होता है कि कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई है कि वो जिंदा है और वो कहीं विदेश नहीं गया है, वो जिंदा भी है और हिंदुस्तान के अंदर ही है। और पुलिस फिर उसकी जो माँ थी उसकी डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि 2016 में उसकी माँ भी दिल्ली में ही थी। तो पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी माँ से जरूर मिलने गया होगा, या दोनों वहाँ पर मिले होंगे, और पुलिस से कहीं ना कहीं ये चूक हो गई, जो पुलिस उनको नहीं ट्रैक कर पाई इतने सारे मोबाइल सर्विलांस पे लगाने के बाद भी। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि 2016 में वो अपने पिता से मिलने के लिए आया था, और जैसे ही उसके पिता ने उसको देखा
और वो एकदम डर गए और एक सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास क्यों आए हो? पहले ही घर की इतनी फजीहत हो चुकी है, सबको जेल जाना पड़ गया तुम्हारी वजह से, और पुलिस की जो उल्टी सीधी बातें हैं वो हमें सुनने को मिली, और तुम हमारी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? तो जो तरुण के पिता थे, तरुण को वहाँ से उल्टा सीधा कहकर उसको वहाँ से वो भेज देते हैं। लेकिन उनके दिमाग पर इतना जोर पड़ता है, उनके दिल और दिमाग पर, कि अगले दिन ही तरुण के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उन्होंने वो जेल देखी, वो थाना देखा, और उस चीज़ का उन्हें बहुत सदमा हुआ। और कोई भी मिडिल क्लास और कोई इज्जतदार आदमी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ें ये होती हैं। तो उसके पिता की सिर्फ इस वजह से मृत्यु हो गई क्योंकि वो उससे उनसे वो मिलने गया था। अब यहाँ पर पुलिस को ये और कंफर्म हो जाता है कि वो यहीं पर है और हमारे हाथ नहीं आ रहा है। अब हमें किसी भी तरीके से उसको पकड़ना है। अब क्योंकि जो घटनाक्रम है 2003 का था, अब 2016 चल रहा था। अब पुलिस ने फिर से दोबारा से सारी तहकीकात पूरी शुरू करी। अब 2016 से फिर 17 आया, फिर 18 आया। अब पुलिस की किस्मत से 23 अक्टूबर 2018 के आसपास, अब क्योंकि पुलिस ने जो उसकी माँ थी उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगाया हुआ था और उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनती थी, और जो उसका भाई था, बड़ा भाई, उसके पूरे परिवार का मोबाइल सर्विलांस पे था। लेकिन वहाँ पर पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि उसके भाई से या उसके भाई के बच्चे हैं, उनसे किसी भी तरह का उसका कोई तरुण का लेना देना है नहीं। एक माँ ही एक ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका ने बताया था कि दिल्ली में उसकी माँ भी उसी वक्त थी। तो पुलिस को लगा कि वो हो ना हो अपनी माँ से ज़रूर वो कनेक्ट है, और उससे उसकी बातचीत ज़रूर होती होंगी। तो उसकी माँ के फ़ोन पर, उसकी माताजी के फ़ोन पर पुलिस का पूरा ध्यान रहता है। एक दिन उसकी माँ के पास एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है। अब पुलिस उसको देखती है, सुनती है, और पुलिस को लगता है कि जो महिला अहमदाबाद में रह रही है, उसको बेंगलुरु से एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन क्यों आएगा? और वो भी एक ऐसी कंपनी का, और जिस कंपनी से उसका कोई लेना-देना ही ना हो, ओरेकल कंपनी का। जो ओरेकल कंपनी से, अब जो तरुण की माताजी थीं, ये एक रिटायर नर्स थीं, और अब इनका कोई, जब रिटायर हो चुकी हैं तो ऐसा कोई लेना-देना था नहीं। तो यहाँ पर पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि करीब 15 साल पहले ही गुजर चुके थे। एक तरीके से पुलिस की नाकामी थी, और उस लैंडलाइन नंबर पर पुलिस पूरा ध्यान लगाती है, और क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित करी जाती है, जो अहमदाबाद से फ्लाइट के ज़रिए सीधी बेंगलुरु पहुँचती है, और बेंगलुरु जाने के बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उससे मिलती है, और लोकल पुलिस में जाकर ये क्राइम ब्रांच वाले सारी बात बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये ओरेकल कंपनी है, यहाँ से एक फ़ोन गया है, और हम नहीं चाहते, क्योंकि वो इतना शातिर है, 15 साल से हमें पहले ही घुमा रहा है, तो हम चाहते हैं उसको पूरी मजबूती के साथ उसकी पहचान करके उसको पकड़ा जाए। अब उसके लिए वो तरीका निकालते हैं, जो ओरेकल कंपनी के जो मैनेजर थे उनसे पुलिस मिलती है और जाकर बताती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं ओरेकल कंपनी के, हमें सबकी पूरी डिटेल चाहिए, और सबके नाम, मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए। क्योंकि अगर एक ही आदमी का मांगा जाता, तरुण का मांगा जाता, तो शायद तरुण को शक हो जाता और वहाँ से भाग सकता था। लेकिन पुलिस सबका मांगती है, और पूरी लिस्ट पुलिस को प्रदान की जाती है, और पूरी लिस्ट को जब पुलिस स्कैन करती है, लेकिन उसके अंदर ये देखकर पुलिस को बड़ा अफसोस होता है कि तरुण नाम का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं था। एक नाम था उसके अंदर, परवीन बटेले। उसको देखकर पुलिस को कुछ याद आता है, और उसको लगता है कि जो उसकी माँ के फ़ोन के रिकॉर्ड निकाले गए थे, तो उसकी माता के रिकॉर्ड में परवीन बटेले का नाम है, और एक निशा नाम है, और यहाँ पर जो कंपनी का जो डिटेल निकाली गई, उसके अंदर भी परवीन बटेले था। अब पुलिस को लगता है कि परवीन बटेले का तरुण धनराज की माँ से क्या मतलब हो सकता है, और क्योंकि दूरी भी बहुत है और वहाँ कोई ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं है। तो पुलिस को पहले बहुत उधेड़-बुन करती है। अब क्योंकि क्राइम ब्रांच वाले भी तो क्राइम ब्रांच वाले ही हैं, उनको लगता है कहीं यही परवीन बटेले तो नहीं है। अब क्योंकि इतनी दूर से जब आदमी गया है, तो उन्होंने सोचा भाई ये भी हमें कंफर्म करना चाहिए, और कंफर्म जो उसकी इस तरीके से होता है, जो उसकी फाइल थी अहमदाबाद थाने के अंदर, उसमें साफ लिखा हुआ था कि उसकी एक उंगली टूटी हुई है, और उसके फ़ोटो वगैरह वो सब फाइल के अंदर थे ही। अब पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उनका जो शक था परवीन बटेले पर ही था, तो वो रात को 23 अक्टूबर 2018 की रात 11:45 पर वो ओरेकल कंपनी में पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर वो अ, परवीन बटेले के बुलाते हैं, और उसको बोलते हैं हेलो तरुण, जिसको सुनकर ही उसके एकदम होश उड़ जाते हैं, और उसकी उंगली उंगली टटोलते हैं, जिससे पता चल जाता है कि यही वो है। उसके बाद उसको लाया जाता है। अब जो एक सवाल था वो ये था कि तुमने ऐसा क्यों करा?
तो बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता था और मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी पत्नी को मार दूंगा तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। यहाँ पर एक सवाल जो समझ में नहीं आ रहा था वो ये था, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी और तरुण पहले भी मना कर सकता था, उसको शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उसने शादी करी क्यों। खैर उसने शादी की और उसके बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद जब पुलिस ने उससे हॉस्पिटल के अंदर पूछताछ की और पुलिस के जो सवाल थे, अब उसको ये बात साफ हो चुकी थी कि भले ही मैंने बहुत होशियारी करी है और ये दिखाने की कोशिश करी है कि घर में कुछ चोर आए थे, लुटेरे आए थे और उन्होंने इसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इतनी भी भोली नहीं है जो मेरी इन सारी बातों का यकीन करेगी। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब वो हॉस्पिटल में नहीं दे पाया था, और क्योंकि वहाँ पर उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे दर्द हो रहा है, तो पुलिस ने उसके साथ सख्ती नहीं करी। पुलिस को लगा कि चलो अभी माहौल थोड़ा गमगीन है, एक दो दिन के बाद हम इससे बात कर लेंगे। अब यहाँ पर धनराज जो तरुण था उसको पता चल चुका था कि मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, और वो हॉस्पिटल से ही सीधा अहमदाबाद से दिल्ली आ जाता है। यहाँ पर वो दिल्ली में जॉब करता है, उसके बाद फिर पुणे जाता है। पुणे में उसकी मुलाकात निशा से होती है और निशा से वो बताता है कि मेरा कोई है नहीं एक माँ के सिवा, और फिर वो वहाँ पर दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद बेंगलुरु जाते हैं और करीब 10 साल से वो बेंगलुरु में ही रह रहे थे। अब पुलिस के सामने कि सीधा सा ये सवाल था कि परवीन भटोले कौन है और इसके कागजात तुम्हारे पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो बताया है परवीन भटोले मेरा एक दोस्त है, तो मेरे साथ उसने काम भी करा और वो भी फुटबॉल का कोच है, और हम दोनों साथ रहते थे, और साथ में जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका पासपोर्ट मेरे हाथ लग गया, और मैं ये सारी चीज़ें उसकी लेकर वहाँ से सीधा बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु आकर जो आधार कार्ड में मैंने फ़ोटो अपडेट करा दिया और जो पासपोर्ट है उसके अंदर फ़ोटो अपडेट करा दिया, और मतलब दूसरे की पहचान चुरा कर वो रह रहा था। और इसके अंदर बड़ी हैरानी की बात ये थी, उसी पासपोर्ट पर वो 3 बार अमेरिका भी होकर आ चुका था। ये भी बात समझ में नहीं आई कि जिसके अंदर फ़ोटो दूसरे का है, और जो हमारे देश की जो एयरपोर्ट की पुलिस है या अमेरिका की है, वो किस तरीके से उसको नहीं पकड़ पाई। 3 बार वहाँ पे भी जाके आता है और निशा से शादी करता है, उसको 2 बच्चे भी होते हैं। अब उससे ये पूछा जाता है कि तुम अपनी माँ से किस तरीके से संपर्क में रहते थे, तुमने लैंडलाइन पर फ़ोन कैसे करा। तो बताता है कि मुझे पता था कि पुलिस ने मेरे सारे रिश्तेदारों के नंबर सर्विलांस पे लगा रखे हैं और पुलिस मुझे इसी के थ्रू कभी कभी ना कभी पकड़ सकती है। तो उसने अपनी माँ से को एक फ़ोन लेकर दिया था किसी ज़्यादा दूर के रिश्तेदार के आईडी पर, और उसकी माँ उसको तभी ऑन करती थी जब उसको तरुण से बात करनी होती थी। तरुण से वो बात करती थी, उसके बाद उस मोबाइल को स्विच ऑफ करती थी और उसके बाद वापस उसको संदूक में रख दिया जाता था। इस तरीके से वो, अब क्योंकि पुलिस ने 4000 नंबर लगा रखे थे सर्विलांस पे, ये नंबर एक ऐसा था जो किसी ऐसे आदमी की आईडी से उसने खरीदा, उसकी माँ ने, जिसका पुलिस को पता ही नहीं था। और यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि तरुण को अपनी माँ से बात करनी थी, और ये जो मोबाइल नंबर था वो स्विच ऑफ था, क्योंकि इधर से माँ फ़ोन खुद कर सकती थी और वो उधर से फ़ोन स्विच ऑफ पे कैसे करेगा। और जो उसकी मम्मी का नंबर था उस पर वो फ़ोन करता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि जिस पुलिस ने मेरे रिश्तेदारों तक के नंबर सर्विलांस पे लगा रखे हैं तो मेरी माँ का नंबर क्यों नहीं लगा रखा होगा। लेकिन यहाँ कुछ उसको बात अर्जेंट करनी थी और वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन माँ का जो वो छुपा हुआ मोबाइल था स्विच ऑफ था, और उसकी इधर से उसकी माँ से कॉल नहीं करती होती है। तो वो आनन फानन में ओरेकल कंपनी के लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को फ़ोन करता है, ये सोचकर कि इतनी बड़ी कंपनी है और पुलिस ना इतना कहाँ ध्यान देगी, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल आते रहते हैं, और पुलिस को अगर लगा भी तो वो सोचेगी कोई फ्रॉड कॉल होगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि 15 साल से जो पुलिस एक तरीके से जली भुनी बैठी है, और जो मुख्यमंत्री तक के उसको आदेश हैं, वो इस चीज़ को कैसे छोड़ देगी। एक छोटी सी लापरवाही उसकी ऐसी थी कि 15 साल बाद क्राइम ब्रांच ने उसको एक लैंडलाइन से फ़ोन करने पर उसको पकड़ा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।